नमस्ते साथियों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में भारत के संवैधानिक विकास ये टॉपिक है। आज जो है हिस्ट्री के टॉपिक नहीं आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री का। रीज़न ये है कि जो ये टॉपिक है ये दोनों का है। मॉडर्न हिस्ट्री में जब खत्म होगा हिस्ट्री तो भारत का संवैधानिक विकास होता है, वहाँ भी सवाल इससे पूछे जाएंगे। और आपका पॉलिटी जब स्टार्ट होगा तो भारत का जब बेस बनेगा, क्योंकि हिस्ट्री जब खत्म होता है तभी हमारा पॉलिटी शुरुआत होता है, क्योंकि हमको आज़ादी मिलती है और आज़ादी मिलने के बाद से क्या होती है, फिर से हमारा आज़ादी मिलने के बाद से संवैधानिक विकास होता है। हमारे यहाँ संविधान का निर्माण होता है, हम गणतंत्र होते हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है आपको हिस्ट्री खत्म होने के बाद से तुरंत पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का टॉपिक है और यहाँ से एकदम फिक्स है कि एक दो प्रश्न हर साल देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि प्रीलिम्स में कह रहे हैं आपको एक एक्ट दे दिया था, इसी में से उठा के मेंस में, अभी जो मेंस कोई हुआ था 68 या 69 में, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो उसमें एक पूछा था आपको, इसी से आपको उठा के पूछ दिया था 7 नंबर 8 नंबर में। तो यहाँ से मेंस में भी सवाल पूछे गए हैं। इसमें हम थ्योरीज और एमसीक्यू दोनों करेंगे और इतना अरेंज वे में बनाया गया है कि एक बार इसको देखिए और दबा के शेयर करिए इस वीडियो को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग। जो लोग नए होंगे चैनल से जुड़ जाइएगा और चैनल पे आपके मॉडर्न हिस्ट्री या बिहार स्पेशल या साइंस या फिर कई सब्जेक्ट के आपको 17 बीपीएससी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस उपलब्ध है। प्लेलिस्ट जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है कि सबसे पहले जो एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। उस समय कौन था गवर्नर, था आपका वही वारेन हेस्टिंग्स था। और इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं समझिएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल जो पदनाम था इसी एक्ट के तहत दिया गया। इससे पहले बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, नहीं कहा जाता कि सिराजदौला जितने थे, सिराजदौला हो गया या फिर जो भी बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे वो बंगाल के गवर्नर कहलाते थे। लेकिन कभी एग्जाम में पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल लगा दे, इसका पदनाम किस एक्ट से स्टार्ट किया गया, तो उत्तर क्या होगा आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो फिर से ध्यान दीजिएगा कि बंगाल का गवर्नर पहले हुआ करता था, लेकिन 1773 एक्ट के बाद से बंगाल के गवर्नर को हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। अब कभी ये कंफ्यूज मत करिएगा कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जब बंगाल के सामने भारत लगा दे तो ये 1833 से भारत का गवर्नर जनरल पदनाम स्टार्ट किया जाने लगा। और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक को माना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए 1773 एक्ट से क्या समझा आपने कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पदनाम स्टार्ट हुआ। अगला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय की, जिसके न्यायाधीश का नाम पूछा गया एग्जाम में, एलिजा एम्फे। तो पूछेगा कि 1773 एक्ट के तहत कब एक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, कहिएगा 1774 में, जस्ट उसके साथ एक साल बाद। लेकिन एक्ट कौन था, 1773 वाला ही एक्ट था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन, चीफ जस्टिस कौन बने थे आपको, एलिजा एम्फे बने थे, एम्फे। और इसमें 3 न्यायाधीश और जस्टिस थे। तो कई बार एग्जाम में एलिजा एम्फे का नाम पूछा गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था। तो क्या उत्तर करिएगा आप, एलिजा एम्फे इनका नाम था। तो आपने क्या देखा, बंगाल का गवर्नर जनरल, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जिसके एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे। लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल पदनाम कब से स्टार्ट हुआ, 1833 के एक्ट से। बस इतना ही आपको जानना है। अब जो भी प्रश्न आएगा इसी 3 पॉइंट से आपके लगभग बन जाएंगे, ठीक है। अब 1781 का एक एक्ट आता है, एक्ट लिखा गया है, कोई बात नहीं, एक्ट आता है जिसके तहत एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बंदोबस्त कानून स्टार्ट किया गया। तो बस इससे एक ही लाइन आएगा कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी कि बंदोबस्त कानून किस एक्ट के तहत आया, तो कहिएगा 1781 के एक्ट के तहत आया था। बस एक लाइन याद रखना है। तो 1781 के एक्ट के तहत बंदोबस्त कानून यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि नियंत्रण बोर्ड, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया, नया निकाय बना। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, ये पूछा गया, सारा पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। तो सेटलमेंट एक्ट आया 1781 के तहत, पहले सेटलमेंट किया गया तब एक बोर्ड की स्थापना की गई, ऐसे याद रख सकते हैं। 1781 में सेटलमेंट एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और 1784 में एक संस्था बनती है जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान रख सकते हैं यहाँ से। अब एक लास्ट आपको दिख रहा होगा इसमें 1786 का एक्ट भी पूछा जाता है,
1786 में उस समय गवर्नर कौन हुआ, गवर्नर कौन हुआ करता था, गवर्नर बंगाल का हुआ करता था 1786 में कर्नवालिस। और कर्नवालिस ने 2 पॉइंटों पे काम किया। पहला पॉइंट कर्नवालिस का क्या था कि वो ऐसा एक बनाया अपना, क्या कहते हैं, एक अपना ऐसा ग्रुप बनाया या फिर ऐसा एक शिष्टमंडल बनाया कि उसे विशेष मामलों में अपने काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार आया। पहले जो काउंसिल बने थे, आपको पीछे बहुत सारे काउंसिल बनाए गए थे 1773 एक्ट के तहत, उसमें काउंसिल बनाए जाते थे जिसमें बहुत सारे मेंबर होते थे। तो मेंबरों का क्या होता था कि एक रेशियो के बाद से उनका अनुमति होगा, तो गवर्नर जनरल उसका कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब 1786 में के अधिनियम के तहत कर्नवालिस गवर्नर जनरल बंगाल का बन के आता है, तो उसको क्या अधिकार मिलता है कि काउंसिल के निर्णयों का अधिभावी करने। यही प्रश्न आएगा, एकदम यही लाइन आएगा कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को काउंसिलिंग के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा उसके न मानने का अधिकार, काउंसिलिंग का जो निर्णय होगा परिषद का, उसको न मानने का भी अधिकार किसे, गवर्नर जनरल को कब दिया गया, आपको 1786 एक्ट के तहत। और उसे सेनापति अथवा कमांडर ऑफ इन चीफ का पद दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा है कि किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद दिया गया है। तो 1786 का अधिनियम के तहत क्या क्या आपने देखा। 1786 का अधिनियम आता है, एक्ट ऑफ 1786। उसमें क्या है, कर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल रहता है और उसमें 2 पॉइंट्स पे काम किया। एक तो काउंसिल जो थे, परिषद थे, उसके निर्णयों को न मानने या अधिभावी करने का, और दूसरा क्या है कि उसे एक पद मिला सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ। तो इतने पॉइंट्स को आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए कैसे कैसे 1773 के एक्ट से क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा, एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा 1774 में, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाइम्फे होंगे, 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, 3 साल बाद उसके 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाएगी। 1786 के अधिनियम के तहत कर्नवालिस आया, कर्नवालिस का निर्णय काउंसिल का नाम मानने का अधिकार या अधिभावी करने का अधिकार दिया गया, और उसको सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का भी पद दिया गया। आपको मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें समझ में सबको आ रही होंगी। चलिए अब अगला एक्ट है इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत क्या क्या बातें की गई, सुनिएगा। 3 उच्च न्यायालय यानी कि 3 हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है 1862 में। तो एक्ट 1861 का था, लेकिन 1 साल बाद 3 आपको हाईकोर्ट बनते हैं। कहाँ पर भाई, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में। कोलकाता होगा यहाँ पे, कोलकाता में। तो ये पूछेगा कि किस काउंसिल एक्ट के तहत आपको 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो आप कहिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत आपको बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लेकिन आप कभी कभी ऑप्शन में 1862 में नहीं देगा, 1861 में स्थापना किया गया। अगर ऑप्शन में 62 नहीं रहता तो आप 61 को ले सकते हैं, क्योंकि 1861 के एक्ट के ही तहत बना था, लेकिन 62 में स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट हो गया कि भारत के गवर्नर जनरल की को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको ऑर्डिनेंस यानी कि आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया गया, और विभागीय पद्धति की शुरुआत की गई, मतलब कि हर एक क्षेत्रों में विभाग का बंटवारा किया गया। तो प्रश्न सब पूछा क्या है कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो कहिएगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत, और विभागीय पद्धति की शुरुआत भी 1861 के एक्ट के तहत किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892, ब से 92, ब से बजट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा किस एक्ट के तहत बजट पर बहस करने का, किस एक्ट के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, शक्ति दिया गया। तो ब से 92, ब से बजट। तो 1892 एक्ट के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट आता है चार्टर्ड एक्ट 1813, 1813 का चार्टर्ड एक्ट। इसका एक एक पॉइंट्स आपके लिए अमृत है, इसको पी जाइएगा। पहला पॉइंट क्या है इसके लिए, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का, ध्यान से समझिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और चीन के साथ और चाय के साथ, कई जगह शक्कर लिखता है लेकिन चीन के साथ तथा चाय के साथ व्यापार छोड़कर। अब सुनिएगा, जब पहले ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी ना, 1600 में जब स्थापित हुए, उसके बाद जब भारत में व्यापार करने आती है तो बस वो क्या अपना रखती है, अपना मकसद उनका यही रहता है कि जो व्यापार करेंगे हम ही करेंगे, हमारे सिवा कोई व्यापार नहीं कर पाएगा। यानी कि उन्होंने भारत के व्यापारिक एकाधिकार उन्होंने दे दिया था, कि व्यापारिक एकाधिकार में क्या दिया था कि कोई क्षेत्र की कंपनी यहाँ पर
भारत में व्यापार नहीं कर पाएगी, यानी कि व्यापार का क्या कहते हैं, मोनोपोली कह सकते हैं। किसके पास था? आपको अकेले आपको था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। लेकिन जब 1813 का एक्ट आया तो उसमें और सारी कंपनियों को भी क्या किया गया, भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया, बशर्ते एक चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को लेके इसमें पाबंदी लगाई गई कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार कर सकता है, चाय के लिए व्यापार कर सकता है। तो चीन के साथ व्यापार और चाय के लिए व्यापार को छोड़कर 1813 के एक्ट में क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जितने आपके व्यापारिक कंपनियां हैं भारत में क्या कर सकती हैं, आके निवेश कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, बशर्ते वो चीन के साथ व्यापार नहीं कर पाएंगी और चाय का व्यापार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसका एकाधिकार किसके पास रह गया, आपको चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी कि व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया आपको चाय चीन को छोड़कर आपको 1813 के एक्ट में। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूर्णतः ये 1833 में समाप्त हो गया। 1833 में अगर पूछेगा कि पूर्णतः व्यापारिक कंपनी ही खत्म हो गई, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1833 में, क्योंकि चीन और चाय का अधिकार भी छीन लिया गया और एक कहीं ना कहीं व्यापारिक कंपनी के साथ, कमर्शियल कंपनी के साथ ये क्या बन गई, एक प्रशासनिक निकाय बन गई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 के एक्ट में जाइएगा तो जो चाय और चीन के साथ अधिकार प्राप्त था इसको भी छीन लिया गया और ये केवल क्या बन गई, एक प्रशासन चलाने वाली कंपनी बनकर रह गई। तो किस एक्ट के तहत? 1833 को आगे चल के देखेंगे, लेकिन उसको रिलेट करने के लिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो क्या याद रखा आपने कि भारत के चार्टर्ड एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया चीन और चाय के व्यापार छोड़ के। इसी एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरी को भारत में प्रचार करने के लिए अनुमति दी गई कि भारतीय में आके धर्मों का प्रचार करिए। तो पूछेगा किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और प्रचार करने का अधिकार दिया गया, तो कहिएगा 1813 एक्ट के तहत। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री में देखा था कि प्रतिवर्ष एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपया का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया जाता है, 1813 एक्ट के तहत किया जाता है। चलिए अगले चलते हैं कुछ एक्ट्स पे। और 1833 के एक्ट में देखिए कुछ पॉइंट्स इसमें दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। 1833 के एक्ट में देखिएगा पहला पॉइंट क्या रहा है, चार्टर्ड अधिनियम 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। यही मैं कह रहा था। 1773 वाले में क्या हो गया कि बंगाल के गवर्नर से नाम क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन 1833 में क्या हो गया कि बंगाल का नहीं होकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और यहीं जाइएगा 1858 में तो वायसराय बन जाएगा। तो पूछेगा कि किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तो 1833 के एक्ट के तहत। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बन के आते हैं, जिनका कार्यकाल 1828 से लेकर 35 तक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं। ध्यान रखिएगा। कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, विशुद्ध क्या बन गई, सरकार, ये प्रशासनिक कंपनी बन गई। यही कह रहा था कि सारा व्यापारिक अधिकार, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कब व्यापारिक पूरा अधिकार खत्म कर दिया गया, इसी एक्ट के तहत। और ये क्या बन गई, विशुद्ध प्रशासनिक कंपनी बन गई कि केवल ये शासन चलाएगी, न कि व्यापार करेगी। ये लोग व्यापार करने आए थे लेकिन धीरे धीरे प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा किस एक्ट के तहत मिला, ये पूछा जा सकता है। तो चूंकि विलियम बेंटिक उदारवादी गवर्नर कहा जाते थे, तो 1833 एक्ट के तहत ही भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का मौका मिला, लेकिन एकदम नामात्रा का। कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले को नियुक्त किया गया था। आपको ये ध्यान रखिएगा, मैकाले के बारे में बताया था कि मैकाले ने 1835 में मैकाले घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, इंग्लिश को माध्यम बनाया। और भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव तभी से पड़ती है। जिन्होंने वीडियो को नहीं देखा होगा, भारत में शिक्षा का विकास वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। अगला एक्ट है 1853 का एक्ट। इसके तहत आप देखिएगा तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो भी कंपनी का काम था, तो कंपनी अब तो क्या बन चुकी है, व्यापारिक कंपनी से क्या बन चुकी है, कमर्शियल कंपनी से शासन करने वाली कंपनी बन चुकी है। लेकिन शासन में भी एक विधायी कार्य होता है। विधायी मतलब कि रूल्स वगैरह बनाना, और प्रशासनिक काम होता है क्या करना, आपको प्रशासन चलाना। जैसे कि आप अभी भी देखते हो कि संसद का काम क्या है, लेजिस्लेशन बनाना, रूल को बनाना, विधायी बनाना, रूल को बनाना। लेकिन इन्फोर्स कौन करता है, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, जो अधिकारी होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, इन्फोर्स करते हैं। वही काम उस समय क्या किया, गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। ठीक है। और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ की गई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है कि अखिल भारतीय सेवा का आरंभ कब से माना जाता है, तो 1919 के एक्ट से। जब अखिल भारतीय सेवा का है, सिविल सेवा परीक्षा कब से शुरू हुई, 1853 के एक्ट से। लेकिन अखिल भारतीय सेवा यानी कि इंडियन आईएएस इसको कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये शुरू किया जाता है 1919 के एक्ट से। और उसी के तहत 1926 में
एक स्थापना, अखिल भारतीय आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, और एक बार पूछता है कि कब इंग्लैंड और भारत में एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट हुई, तो आपको 1922 में सब प्रश्न पूछा गया है। विधान परिषद की स्थापना भी कब की जाती है, 1853 के एक्ट के तहत। क्या क्या आपने समझा? यहाँ पर गवर्नर जनरल के जो था विधायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। उसके बाद से सिविल सेवा की परीक्षा के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा व्यवस्था स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन एक्चुअल बात करें तो 1919 के एक्ट के तहत आपको अखिल भारतीय सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को स्टार्ट किया जाता है। विधान परिषद की स्थापना की जाती है और भारत और इंग्लैंड में आपको 1922 से एक साथ अखिल भारतीय सेवा यानी कि IAS की परीक्षा स्टार्ट हो जाती है। चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के पहले कौन ऐसे अधिकारी थे, ICS अधिकारी थे जिनको क्या किया गया, सिविल सेवा से आपको बर्खास्त किया जाता है, और कब किया जाता है, आप कमेंट करके बताइएगा। ये पढ़ाया हुआ प्रश्न है मेरा। चलिए अगले एक पे आते हैं। तो 1858 का अधिनियम, इस सब कोई जानता है। 1857 का विद्रोह में भी आपने पढ़ा होगा कि इसके तहत क्या किया जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन किसको दे दिया था, विक्टोरिया जो महारानी थी वहाँ से शासन करने लगती है, और जो गवर्नर जनरल का पद नाम था ना, भारत का गवर्नर जनरल, उसको बदल के वायसराय। तो अब 1858 के बाद जो भी नाम आएगा वायसराय करके पुकारिएगा। गलती से लोग गवर्नर जनरल कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वायसराय कहलाता है। 1909 का अधिनियम था, इसके तहत क्या किया गया, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है इसको, क्योंकि उस समय भारत के राज्य सचिव कौन थे, मार्ले थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। ठीक है, पृथक निर्वाचन मंडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पूछेगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल एवं या कहें तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल बनाया गया जहां केवल मुसलमान ही वोट कर सकते हैं। किस अधिनियम के तहत, तो 1909 अधिनियम के तहत। इस अधिनियम को किस नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय राज्य सचिव कौन थे, मार्ले थे, और आपको गवर्नर वायसराय कौन थे, आपको मिंटो थे। ठीक है, तो इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत कब की जाती है, आपको मुसलमानों के लिए, केवल मुसलमान के लिए, 1909 में। और उसी समय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यपालिका परिषद के लिए प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। तो आप यहाँ पूछेगा सवाल, ये पूछा है कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य को नियुक्त किया जाता है, तो 1909 के अधिनियम के तहत। और किसको किया जाता है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को किया जाता है। और एक पूछता है कि संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चलता है, मतलब बहुत कम टाइम तक चला, कौन सा भाई, 1909 का अधिनियम सबसे कम टाइम तक चला था। और किस अधिनियम के तहत भारत को प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी दिया गया, तो अभी मैंने पढ़ा था 1833 एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। बड़ा इसमें ज़्यादा पॉइंट्स है, थोड़ा सा इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले रिकॉल करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके 1858 के एक्ट के तहत क्या किया गया, शासन दे दिया गया विक्टोरिया के पास। गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। 1909 एक्ट में क्या होता है, मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है, क्योंकि उस समय राज्य सचिव कौन थे, मार्ले थे, और मिंटो क्या थे, वायसराय थे। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है, और वायसराय की कार्यपालिका परिषद में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की जाती है, उनका नाम क्या है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संवैधानिक प्रयोगों में सबसे ये कम टाइम तक चला था। 1919 का एक्ट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है। 1919 एक्ट लोग समझ ही नहीं पाते हैं। 1919 का एक्ट क्या कहता है कि प्रांतों में द्वैत शासन, डुअल जो पॉलिसी थी शासन की, प्रांतों में कब स्टार्ट की गई, 1919 में। यानी कि प्रांत में दो विषयों का क्या कर दिया गया, आपको विभाजन कर दिया गया। ठीक है, तो पूछेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्टार्ट कब किससे की जाती है, 1919 एक्ट के तहत की जाती है। यानी कि इसको कहा जा सकता है कि इसमें क्या किया गया, मतलब कि इसमें विषय को बांट दिया गया, एक केंद्रीय, एक क्या दो भागों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और एक आरक्षित विषय। तो कहा जाएगा कब आपको विषयों को दो बराबर भागों में बांटा गया और प्रांतों में द्वैत शासन की स्टार्ट किया गया, तो कहिएगा प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के एक्ट के तहत। लेकिन प्रांतों में स्वायत्ता किससे होगा, स्वायत्ता मतलब कि द्वैत शासन, डबल शासन को हटा के पूरा क्लियर स्वायत्ता 1935 एक्ट के तहत। तो पूछेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन कब से स्टार्ट हुआ मेरे भाई, 1919 एक्ट के तहत स्टार्ट होता है। अब आगे देखिएगा पॉइंट्स इसका कुछ, तो 1919 अधिनियम के तहत क्या क्या बातें और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, देखिएगा। द्विसदनीय व्यवस्था किया गया, यानी कि पूछा जाएगा कि राज्यसभा और लोकसभा ये दो सदन कब से स्टार्ट होते हैं, आपको 1919 एक्ट के तहत। तभी प्रांतों में द्वैत शासन, डबल शासन स्टार्ट हो जाता है। और प्रत्येक निर्वाचन, डायरेक्ट जो वोट करने का अधिकार है 1919 एक्ट के तहत ही मिलता है। और सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को वोट करने का अलग निर्वाचन मंडल बनाया जाता है। तो पूछेगा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल कब से स्टार्ट होता है भाई मेरे, 1909 से। लेकिन ये भी प्रश्न पूछा है सिख, भारतीय, ईसाई और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए कब से स्टार्ट होता है, 1919 के एक्ट के तहत। इसी समय कैग जो है, कंप्यूटर जनरल ऑडिटर जनरल जो है, इसका 19 एक्ट के तहत महालेखा परीक्षक का पद स्टार्ट किया जाता है।
और केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया जाता है। बजट का बहस कब से? 1892 से, लेकिन राज्य का और केंद्र का बजट अलग कब किया जाता है? 1919 के एक्ट के अनुसार। चलिए इसको रिकॉल करते हैं। तो प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट हुई, लोकसभा राज्यसभा, प्रत्येक डायरेक्ट वोट करने का अधिकार, सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को वोट करने का अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाती है। कैग को शुरुआत किया जाता है, केंद्रीय बजट और राज्य बजट को अलग कर दिया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जानते हैं। इस समय अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है 1937 में, इसी एक्ट के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन जो था पहले 1919 में, उसको समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्ता, मतलब एकदम स्वतंत्रता, प्रांतीय स्वायत्ता को स्टार्ट किया जाता है। पूछेगा कि प्रांतीय स्वायत्ता या स्वायत्ता किस एक्ट के तहत? तो 1935 एक्ट के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट के तहत? 1919 एक्ट के तहत। या फिर प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कब किया गया? 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन में स्टार्ट हो गया। पहले प्रांत में था, अब केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता स्टार्ट हो जाती है। केंद्र और राज्य की शक्ति का पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का कब से? 1935 एक्ट के तहत। आपको डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में इस तत्व को शामिल किया गया है। तो एक बार पूछा गया है प्रश्न कि 1950 के नीति निर्देशक तत्व में, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, उसमें कहाँ से समाहित की गई है बातें? तो कहिएगा 1935 का अधिनियम के तहत। इसके अलावा आप और जानते होंगे कि सबसे अधिक संवैधानिक स्रोत हमारा कौन सा है? एक बार देख लेते हैं, एक दो पॉइंट्स और हैं इसके। सबसे अधिक हमारे संविधानों में किस एक्ट से लिया गया? अनेक देशों से हमारा संविधान का स्रोत है। अगला चैप्टर हमारा वही होगा कि विभिन्न देशों का संवैधानिक स्रोत, लेकिन सबसे अधिक किस एक्ट से लिया गया है भाई? किसी देश से ना लेकर सबसे अधिक 1935 के अधिनियम के तहत हमको संविधान में भाग समाहित किए गए हैं। तो सबसे अधिक हमारे संविधान में पॉइंट्स कहाँ से लिया गया है? 1935 अधिनियम के तहत हमारा स्रोत है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 में क्या था? गवर्नर जनरल को अध्यादेश, लेकिन 1935 में राष्ट्रपति को अध्यादेश। और वर्मा जो था हमारा, जो कंट्री है बर्मा, जो म्यांमार वर्तमान में है, वो इसी एक्ट के तहत क्या होता है? अलग होता है भारत से, और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो पूछेगा एक संघीय न्यायालय की स्थापना कब? 1935 एक्ट के तहत। बर्मा भारत से अलग हुआ कब? 1935 एक्ट के तहत। राष्ट्रपति को अध्यादेश 1935 एक्ट के तहत, और संवैधानिक स्रोत में सबसे अधिक योगदान 1935 एक्ट का। इसके अलावा अगर देखिएगा तो नीति निर्देशक तत्व भी आपको 1935 एक्ट से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का पावर का डिस्ट्रीब्यूशन 1935 एक्ट के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांत की स्वायत्ता स्टार्ट की गई, अर्थात केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हुआ, और एक अखिल भारतीय सेवा का स्टार्ट किया जाता है, अखिल भारतीय संघ का। तो ये बातें सारा है। इस एक्ट के बारे में बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि ब्रेक है, ऐसा है, वैसा है, तो उसको हम जानेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेंगे, इसे लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब आते हैं यहाँ पर कुछ एक नोट में लिखा हुआ पॉइंट कि 1917 में कौन आया भाई? मार्टेन्क्यू घोषणा पत्र आया, और भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। तो कहेगा भारत शासन अधिनियम 1919 का आधार कौन बना? मार्टेन्क्यू घोषणा पत्र कब आया? 1917 में आया। उस समय सचिव कौन थे भाई? मार्टेन्क्यू थे, और वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। पार्लियामेंट 1909 में, लेकिन ये कब आया? 1917 में आया मार्टेन्क्यू घोषणा पत्र, और ये आधार बना किसका? 1919 एक्ट के तहत, क्योंकि इसकी बातें समाहित थी 1919 के एक्ट में। मुझे लग रहा है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और मुझे अब क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन से लगातार सवाल कितना आसानी से बनाइए आप सोच भी नहीं सकते। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम हलवा लगेगा, क्योंकि आपको हर चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो इसीलिए आपको आसान थोड़ा सा लगेगा। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया? क्या बताने वाली बात है भाई? 1973 में, 1773 में क्या पारित किया गया? आपको रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया जाता है, और इसमें क्या क्या की जाती है? आपको 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहाँ पर भाई? कोलकाता में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन? एलिजा एम्फे बनते हैं, और 3 क्या बनते हैं? आपके न्यायाधीश बनते हैं। इसके अलावा 1773 एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है? आपको इसमें आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम स्टार्ट होता है। बंगाल का गवर्नर जनरल ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को प्रावधान किया गया? तो किस एक्ट के तहत भाई? 1773 एक्ट के तहत। अगर बात करें पिट्स इंडिया एक्ट, तो पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट में एक ही लाइन याद रखिएगा कि पिट्स इंडिया एक्ट में आपको बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था किएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल सब पढ़ा चुका हूँ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। वही आपको 1813 में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मिशनरी आए थे, चाय चीन को छोड़कर आपको व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा आपको 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए व्यवस्था की गई थी। 1833 के एक्ट में क्या हुआ था? बहुत सारी बातें हुई थी, जैसे कि
कुछ पॉइंट्स पे बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, लेकिन 1833 एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कौन बने भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। इसके अलावा 1833 एक्ट में क्या किया गया, आपको कुछ बातें और हम देखना चाहें तो इस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और ये क्या बन गई, विशुद्ध प्रशासनिक कंपनियां बन गई। इसके अलावा भारतीयों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिला और कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति की गई है, जिसके तहत आपको 1835 में मैकाले घोषणा पत्र आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो आपको पता है किस एक्ट के तहत भाई, आपको 1773 एक्ट के तहत भारत में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। 1935 अधिनियम अभी हमने पढ़ा, आपको कई बातें इसमें समाहित थी, जैसे कि आपको मैं कुछ बातें कहूँ तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया, केंद्र में स्टार्ट किया गया, अर्थात प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट हुई। आपको केंद्र और राज्य शक्ति का बंटवारा किया गया। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं डीपीएसपी में, इसकी बातें समाहित की गई। इसके अलावा आपको वह कहा जाए कि संविधान में सबसे बड़ा योगदान किसका है भाई, 1935 एक्ट का है। संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1937 में। बर्मा भारत से अलग होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। सारा एक्ट कौन सा, 1935 एक्ट के तहत। ठीक है, 1853 में एक्ट में कुछ खास बात नहीं था, बस इसमें यही था कि कंपनी का विधायी और प्रशासनिक कार्य क्या कर दिएगा, अलग कर दिया गया। और भारत में किसके लिए, सिविल सेवकों के लिए एक खुली प्रतियोगिता परीक्षा स्टार्ट की गई। और भारत और इंग्लैंड में एक साथ कब भाई, 1922 में। लेकिन अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कब की जाती है, आपको 1926 में। किस एक्ट के तहत, 1919 के एक्ट के तहत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त कर दिया गया। तो भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो है आपको 1813 में खत्म किया था, लेकिन पूर्णतः नहीं। चाय और किसको, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की सिद्धांततः स्वीकार कब किया जाती है। तो नागरिक लोगों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की सिद्धांततः स्वीकार किस एक्ट के तहत भाई, 1853 एक्ट के तहत की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1853 इज करेक्ट आंसर। 1853 क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद की स्थापना की। तो आपको एक एक्ट था जिसके तहत भारत में विधान परिषद की स्थापना मानी जाती है। वो एक्ट का नाम क्या था, तो वो एक्ट का नाम क्या था बताइएगा कमेंट्स करके। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत में एक किसके पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद की स्थापना जो है 1853 के एक्ट के साथ मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत, भाई आसान सा प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की जाती है। तो आपको पता होगा उस अधिनियम का नाम क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इज करेक्ट आंसर। बाकी एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बार बार करूँगा, आपको कई बार एक ही बातें मैं बोल दिया। चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार कब खो दिया। तो चाय कब तक था भाई, चाय और चीन कब तक था भाई, 1813 तक था, लेकिन पूर्णतः खत्म कब हो गया, 1833 में। पूर्णतः क्या बन गई भाई, प्रशासनिक निकाय बन गई व्यापारिक निकाय के बाद से। तो क्या होगा आंसर, इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को कब हस्तांतरित कर दिया गया, 1858 में। और विक्टोरिया को दे दिया गया क्राउन को, और कहा गया कि वहाँ पे जो गवर्नर भारत के जनरल हुआ करते थे उसको क्या नाम दिया गया, नाम उसका बदल के कर दिया गया क्या आपको, भारत का वायसराय। और प्रथम के वायसराय प्रथम कौन बने थे भाई, कैनिंग, भारत के प्रथम वायसराय बने थे लॉर्ड कैनिंग। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। सबको पता है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया जाता है। तो एक्ट क्या था आपका, एक्ट 1861 का एक्ट था। इसी एक्ट में क्या किया गया, विभागीय पद्धति की स्टार्ट की जाती है। और इसके अलावा आपको क्या किया जाता है, 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। कब, 1862 में। कहाँ पे, कोलकाता, बॉम्बे और कहाँ पर, मद्रास में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1909 वाला क्या है, 1909 में क्या था, मुसलमानों के लिए क्या अलग से आपको निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय पद्धति की शुरुआत की जाती है। और वायसराय द्वारा वायसराय की कार्य परिषद के लिए उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया जाता है। तो इसमें से एक्ट कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका
किस एक्ट के तहत क्या किया जाता है, बल मिलता है ब्रिटिश के, इसको तो हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाता है। ब से बजट, ब से 92, यानी कि क्या हो जाएगा 1892 इस राइट आंसर। वही बात करें कि राज्यों और केंद्र का बजट कब अलग किया जाता है भाई, 1919 अधिनियम के तहत अलग कर दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कब एक्ट पारित किया जाता है। थोड़ा सा हट के लीक से प्रश्न है, कुछ अलग भी होना चाहिए। तो मीडिया से के लिए अलग से एक्ट 1835 में, 1867 में, 1878 में, 1908 में। आपने 1878 का नाम सुना होगा, मुंह बंद करने वाला अधिनियम। बताइएगा आपने पढ़ा है कि नहीं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जिसको कहा जाता है। चलिए बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की जाती है भाई। एक्ट था कौन सा 1861 का, लेकिन 1862 में आपको कोलकाता, मद्रास और कहाँ पर, बॉम्बे में एक उच्च न्यायालय। लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण कभी कभी ऑप्शन 61 ही लिया जाता है। ठीक है। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन चला था। तो आपको पता था कि भारत में सबसे कम समय तक चला था कौन सा, 1909 का अधिनियम सबसे कम समय तक चला था। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया। पृथक निर्वाचन मंडल भारत में किस एक्ट के तहत माना जाता है। तो वो एक्ट कौन सा है भाई, 1909 का अधिनियम, जिसे क्या कहा जाता है, मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है। इसी एक्ट के तहत क्या किया गया, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की जाती है। और भारत में सबसे कम समय तक संवैधानिक प्रयोगों में 1909 का एक्ट ही चला था। अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को क्या जाना जाता है, किस नाम से भाई। तो आपको पता है, इसको कहा जाता है मॉन्टेगू घोषणा पत्र कहा जाता है। इसी एक्ट से आधार बना 1919 का एक्ट। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा जल्दी बढ़ते हैं। प्रांतों में देव शासन डिवार्की कब से स्टार्ट होता है। तो प्रांतों में देव शासन कब से स्टार्ट होता है, 1909 में, 1919 में स्टार्ट होता है। ठीक है, यहीं पे आपको राज्यसभा और लोकसभा यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था स्टार्ट होती है। तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस एक्ट में क्या क्या और हुआ था, आपको प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल यानी कि डायरेक्ट वोट की बात की जाती है। इसी एक्ट के तहत कैग की स्थापना की जाती है। केंद्र और राज्य का बजट अलग अलग किया जाता है। और इसी एक्ट के तहत आपको सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों को अलग से क्या उनको निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो आपको पता था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था ये किससे संबंध था, इसका डायरेक्ट संबंध था आपको संवैधानिक सुधार से, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका, डी इज राइट आंसर। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को छाटिए। तो इसमें असत्य इनकरेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा देखिएगा। तो इसका पहला कह रहा है कि यह अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता नहीं, 1909 अधिनियम को मार्लियामेंटो कहते हैं। ठीक है, इस अधिनियम में इस चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतों के विषयों को अलग कर दिया गया, बिल्कुल सही है। भारत और द्वैत शासन राज्य में स्टार्ट किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 कब प्रभावित होता है, 1921 में स्टार्ट होता है लागू होना। मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड क्या थे, उस समय वायसराय थे, इसलिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड इसको कहा जाता है अधिघोषणा पत्र। लेकिन मार्लियामेंटो सुधार इसे न कहकर 1909 अधिनियम को कहते हैं, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, भारतीय उच्च आयुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम के तहत किया जाता है। भारतीय उच्च आयुक्त पद का मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया, भारतीय उच्च आयुक्त का मतलब हो गया कि भारत के जो राजदूत होते थे, भारत के राजदूत के पद का सृजन किस एक्ट के तहत किया जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया जाता है। ये पॉइंट उसमें मैंने नहीं लिखा है, तो आप लिख सकते हैं कि भारत में जो उच्चायुक्त बनाए जाते हैं किस एक्ट के तहत, 1919 एक्ट के तहत, और कैग भी इसी के एक्ट के तहत स्टार्ट हुआ था। भारत 1935 के भारत सरकार अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा वैशिष्टिक युक्त सही नहीं है। तो 1935 एक्ट के बारे में कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपसे यही पूछ रहे हैं। चलिए हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को छांटने की कोशिश करते हैं, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। पहला कह रहा है कि केंद्र में साथ ही साथ राज्यों में द्वैत शासन, बिल्कुल गलत। राज्य में द्वैत शासन को 1935 के एक्ट में खत्म कर दिया जाता है। स्टार्ट कब होता है, 1919 में प्रांतों में या फिर राज्यों में क्या था, द्वैत शासन। ठीक है, लेकिन 1935 में इसको खत्म कर दिया जाता है, तो ये गलत है। केंद्र में तो होगा लेकिन राज्य में द्वैत शासन नहीं होगा। द्विसदनीय विधानमंडल बिल्कुल सही है। प्रांतीय स्वायत्ता बिल्कुल सही है। एक अखिल भारतीय संघ बिल्कुल सही। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या कह रहा है कि किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है
जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये कहा गया किस एक्ट के तहत भाई? 1935 एक्ट के तहत ये बातें कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो इसी को माना जाता है 1935 अधिनियम को संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। तो ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने भारत का सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र भारतीय शासन अधिनियम 1935 को किसने कहा था? तो 1935 के बारे में जो भी बात कही है, मैक्सिमम बातें किसके बारे में कही गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो इसको जवाहरलाल नेहरू इज राइट आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है 1950 में भारत के संविधान के रूप में समाविष्ट किया जाता है। तो यानी कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1935 के डॉक्यूमेंट को यूज किया जाता है 1950 में। किस में भाई? डीपीएसपी में, मैंने बताया था, नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। या किसने कहा था कि मुझे एक आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग पुनः उत्पादित कर दिए गए? तो ये कहा था किसने? अंबेडकर साहब ने इसके बारे में कहा था। तो बी आर अम्बेडकर इज राइट आंसर। आज का आखिरी सवाल आपको दिख रहा होगा। एक्ट को क्या करना है? एक्ट को मिलाना है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तब एक्ट को हम लोग आसानी से मिलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चलिए मिला के देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किससे संबंधित है? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ए का क्या हो गया? ए का क्या हो जाएगा? ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल। किसके लिए? मुसलमानों के लिए। बी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में क्या कहा था? द्वैत शासन। कहाँ पर भाई? प्रांतों में द्वैत शासन। तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। सी का 2 हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हो जाएगा? प्रदेशों की स्वायत्ता, यानी कि राज्यों की स्वायत्ता स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? बी इज राइट आंसर। सब लोग बताइएगा सेशन कैसा लगा। सबको सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीम फॉर ISPCS वॉरियर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। और सेशन कैसा लगा? जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, जितना आप लोग प्यार दीजिएगा तभी वीडियो कंटिन्यू लगातार आ सकता है, क्योंकि मुझे मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग इसको प्यार देते हैं और आप लोग अधिक से अधिक इस पर कमेंट्स करते हैं। तो जो लोग भी होंगे बताइएगा सेशन कैसा लगा, और सब लोग कमेंट्स करके बताइएगा। जो भी सवाल पूछते हैं, सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं बीच बीच में, उसको कमेंट्स में रिप्लाई भी करने का कोशिश करिएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के थैंक यू सो मच। जय हिंद।